हेलो मेरे रटूरो, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने फिजिक्स का रिवीजन पार्ट 1 और रिवीजन पार्ट 2 का वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उस दोनों वीडियो के क्वेश्चंस को अपने नोटबुक में जरूर नोट कर ले और साथ में याद भी कर ले। हमने पहले भी बता रखा है कि ये सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी। इस पे कंटिन्यू 30 दिनों तक वीडियो आएंगे और इस 30 दिनों में आपको लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप, ऑब्जेक्टिव सारी की तैयारी करवाई जाएगी। और इस 30 दिनों को अगर आपने कंटिन्यू CS एकेडमी, कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन एकेडमी और फिजिक्स विज्ञान के चैनल्स के थ्रू चलते हैं तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का सारा वीडियो और सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इस 30 दिनों में आपका पढ़ाई वन ऑफ द बेस्ट होने वाला है, क्योंकि जनवरी में आप लोगों का लैब होने वाला है, एडमिट कार्ड का झमेला होने वाला है, तो आप उसमें बहुत ज़्यादा शेड्यूल रहोगे। और अगर इस 30 दिनों में आपने 1 से 2 बार अच्छे से तैयारी कर लिया तो जनवरी के टाइम में आप उसको रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जैसा जानते हैं आराम से इस चीज को हर एक रोज जितने भी आपको हमने हर डेली, पहले मैं 10 क्वेश्चन के बारे में सोच रहा था लेकिन नहीं, अब मैं कंटिन्यू आपको 5-5 क्वेश्चन दे रहा हूं। तो आज का जो लेक्चर है वो मेरा रिवीजन पार्ट 3 है। इससे पहले रिवीजन पार्ट 1 में 10 क्वेश्चन थे, रिवीजन पार्ट 2 में 5 क्वेश्चन थे और आज भी हम लोग सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन ही करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है रवि और आज के क्लास में रिवीजन पार्ट 3 पे बात होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पोलराइड क्या है, इनके उपयोग के लिए। देखिए, पोलराइजेशन या ध्रुवन को हम लोगों ने देखा था। ध्रुवन क्या था कि जब कोई अध्रुवित प्रकाश आपका टूरमलिन क्रिस्टल पे आपतित होती थी तो उस टूरमलिन क्रिस्टल से पास जब करती थी तो जो टूरमलिन क्रिस्टल के पैरेलल होता था वही लाइट रे पास करती थी, उसका परपेंडिकुलर लाइट रे पास नहीं करता था। इसी को बोला जाता था ध्रुवन। इसी घटना को क्या बोलते थे? ध्रुवन। अब पोलराइड क्या है? पोलराइड एक पदार्थ है। पोलराइड क्या है? एक पदार्थ है जिसकी सहायता से अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदला जाता है। ठीक है, जिसकी सहायता से अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदला जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोलराइड बोलते हैं। अब जैसा कि एग्जांपल देख लो, आप किसी पिक्चर जाते हो, 3D मूवी देखने के लिए जाते हो, तो 3D मूवी में क्या होता है, आपको चश्मा देता है। तो वो जो चश्मा होता है उसमें दोनों साइड ग्लास लगे होते हैं। एक सिंगल साइड वाला अगर चश्मा दे तो उसको तुरंत लौटा देना, एक तो आपको पैसा ले लेगा वो, और दूसरी चीज कि आपको फिल्म 3D फिल्म का मजा नहीं आ पाएगा। 3D फिल्म देखने के लिए दोनों ग्लास में क्या होने चाहिए? दोनों ग्लास, चश्मा का दोनों ग्लास होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि दोनों ग्लास की जो कोऑर्डिनेट्स होती है वो अलग अलग होती है। एक अगर मान लो राइट साइड वाला ग्लास जो है वो y और x कोऑर्डिनेट को दिखा रहा है, तो लेफ्ट साइड वाला जो है वो y और z कोऑर्डिनेट को दिखा रहा है, और ये y x और y z मिलकर x y z कोऑर्डिनेट्स बनते हैं, जिसकी वजह से हमें फिल्म 3D में देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होती है कि पोलराइड मटेरियल का काम होता है। पोलराइड क्या करता है आपको कि लाइट रे जो आ रही है वहां से जो रिफ्लेक्शन हो रही है, लाइट रे स्क्रीन पे पड़ रही है और वहां से जो रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों के पास आ रही है, अगर हम उस ग्लास को हटा दें तो वो हमको 2D फिल्म दिखेगी। लेकिन ग्लास जैसे ही पहनेंगे तो एक लाइट रे, एक साइड वाला आंख का रोशनी क्या करता है, एक साइड वाला जो ग्लास होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स और वाई प्लेन में ही लाइट को पास करने देता है। बात समझ में आई? एक्स और जेड वाले को लाइट को ये पास करने नहीं देता है, और ये इस साइड वाला जो आंख का होता है वो वाई और जेड वाले लाइट को ही पास करने देता है। और ये दोनों मिलके हमारे रेटिना पे जो इमेज बनाते हैं वो कैसा इमेज बनाते हैं? 3D इमेज बनाते हैं। मान लो आपको कोई आंख बंद करके कोई ऐसे जगह पे ले जाए, एकदम नया जगह, एकदम नई चीजें आपको दिखाए जो आज तक आपने पहले कभी नहीं देखी हो, और आपको एक आंख बंद करके बोले उसको देखने के लिए, तो आपको वो लगेगा 3D नहीं बल्कि 2D है। आप घरों में भी कुछ ऐसे करके देखोगे तो आपको लगेगा कि ये 3D नहीं 2D है, लेकिन ऑलरेडी उस चीज को तो हम बहुत पहले से देख रहे हैं, तो हमारे इमेज में ये चीज बना हुआ है कि ये 3D है। लेकिन कोई ऐसा चीज देख लें हम लोग जो आज से पहले हम लोग कभी नहीं देखे हो, उस टाइम में मेरा आंख एक आंख हो, तो उस टाइम में हम लोग क्या देखेंगे कि वो 3D नहीं, हमको 2D देखने को मिलेगा। क्योंकि हमारे आंख भी होते हैं वो एक्स वाई और वाई जेड कोऑर्डिनेट पे ही काम करते हैं। तो हमारा आंख भी क्या है? पोलराइड मटेरियल है। आंख भी क्या है आपका? पोलराइड मटेरियल है। आप ध्यान देते होगे कि बाइक जब चलाते हैं हम लोग रात के दिनों में, रात के टाइम में बाइक जो चलाते हैं तो हेलमेट जो पहने होते हैं, तो हेलमेट का शीशा अगर नीचे करके चलाएं तो क्या होती है कि लाइट जो आती है और उस हेलमेट के शीशा पे पड़ती है तो पूरा हेलमेट चुंधिया जाता है। लाइट जो होती है वो स्प्रेड कर जाती है, पूरी तरीके से फैल जाती है। लेकिन वही लाइट को हटा दो और आंखों से देखो तो थोड़ा सा फैलाव कम होता है। हमारा आंख पोलराइड मटेरियल का है, तभी तो उसको पोलराइड करके छान के लाइट रे को अंदर भेज रहा है।
लेकिन 100% नहीं छान पाता है। पोलराइड मटेरियल क्या करता है, ठीक है, आता है, ये ग्लास मिलती है, ठीक है, मार्केट में मिलती है, ऑनलाइन भी मिलती है, आप उसको निकाल सकते हैं, थोड़ी महंगी आती है, 250-300 रुपए की आती है, सिर्फ और सिर्फ आपके वो जो क्या बोलते हैं उसको, हेलमेट का जो ग्लास आता है उस पर आपको वो कवर कर देगा, ठीक है। तो उससे क्या होगी कि लाइट रे, अगर कोई सामने से लाइट आ रही है तो वो लाइट रे जब उस शीशे पे पड़ेगा तो शीशे पे पड़ने के बाद वो स्प्रेड नहीं करेगा, वो पॉइंट बन के निकल जाएगा, पार्शियली पोलराइज्ड होगा, फुल्ली, सॉरी गलती बोल दी हमने, फुल्ली पोलराइज्ड होकर वो पॉइंट सोर्स से निकलेगा, एकदम पतला सा आकार की तरह निकलेगा। तो जब स्प्रेड ही नहीं करेगा तो आपके अगल बगल कुछ स्प्रेड करेगा नहीं, मतलब कि कहने का मतलब फैलाव भी नहीं होगा, स्कैटरिंग इफेक्ट ही नहीं होगा। जब स्कैटरिंग इफेक्ट ही नहीं होगा तो आंख चुंधी आएगी नहीं। बात समझ में आई? तो यहां पर क्या है कि जब अध्रुवित प्रकाश किसी पदार्थ से होकर गुजरती है तब यह ध्रुवित हो जाती है, इस पदार्थ को पोलराइड कहते हैं। इसका उपयोग क्या है, 3D चश्मा के रूप में, एलईडी में प्रकाश की तीव्रता घटाने के लिए, और सीडी प्लेयर में। 3D चश्मा में कैसे यूज होता है हमने बता दिया। एलईडी में, चूंकि एलईडी या एलसीडी जो होता है उसके अंदर क्या होते हैं, लाइट रे रिफ्लेक्ट करते हैं। अब लाइट रे को निकलना है उस स्क्रीन से बाहर, तो अगर उस स्क्रीन से बाहर निकलना है तो एक पोलराइड लाइट होगा तभी तो बाहर निकलेगा। अगर आपका अध्रुवित प्रकाश निकलेंगी तब तो पता ही नहीं चलेगा, सब एक दूसरे में मर्ज कर जाएगा, तो बड़ा अजीब टाइप का लगेगा। तो इसीलिए क्या करते हैं, एलईडी को में हम लोग 100% फुल्ली पोलराइज लाइट का पोलराइड मटेरियल का यूज करते हैं। प्रकाश की तीव्रता घटाने के लिए वही हमने हेलमेट वाला बताया, उसमें आप अगर वो चीज को लगा दोगे तो उसकी तीव्रता को क्या हो जाती है, घट जाती है। और सीडी प्लेयर में, सीडी प्लेयर भी पोलराइड मटेरियल का बना होता है, अब तो खैर सीडी आता ही नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्रूस्टर का प्रकाश के ध्रुवन का नियम लिखे। ब्रूस्टर का प्रकाश का, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आने वाला चांसेस है, ठीक है। ब्रूस्टर का प्रकाश के ध्रुवन का नियम लिखिए। आखिर ब्रूस्टर के प्रकाश का ध्रुवन का नाम क्या है, तो याद करो हमने पढ़ा था कि मान लीजिए ये कोई एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ से एक लाइट रे आई, ठीक है, और लाइट रे आई और कुछ ऐसे चली गई, ये नॉर्मल हो गया, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब ये कुछ इस तरीके से गया और कुछ लाइट रे ऐसे चला गया, ठीक है, कुछ लाइट रे क्या हो गया, कुछ ऐसे चला गया, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे, और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का। कहने का मतलब क्या, आपतित किरण जिस कोण पर आपतित होती है, आपतित किरण जिस कोण पर आपतित है उस कोण का जो टेंजेंट होगा वो किसके बराबर होगा, अपवर्तनांक के बराबर होगा। यही कहलाता है ब्रूस्टर का नियम। कब, जब परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण एक दूसरे के क्या होंगे, लंबवत होंगे। तो हमने क्या लिखा है, जब एक अध्रुवित प्रकाश पुंज इस तरह आपतित हो कि परावर्तित एवं अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत हो जाए तो आपतन कोण का टेंजेंट पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर होगा, अर्थात टेन थीटा बराबर क्या होगा, म्यू। यही है आपका ब्रूस्टर का नियम, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है वर्ण विक्षेपण क्षमता से आप क्या समझते हैं, ठीक है, वर्ण विक्षेपण क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो देखिए वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होता है, आपका वर्ण विक्षेपण और मिनिमम डेविएशन यानी विचलन, वर्ण विक्षेपण कोण और विचलन कोण का जो अनुपात होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण। वही हमने लिखा है, किन्हीं दो रंगों के लिए वर्ण विक्षेपण कोण तथा माध्य किरण के विचलन का अनुपात वर्ण विक्षेपण क्षमता कहलाता है। इसको ओमेगा से सूचित करते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू होता है थीटा बाई डेल्टा। थीटा की जगह पे हम लोग लिखेंगे डेल बी माइनस डेल आर डिवाइड बाई डेल्टा। ये डेल्टा किसके लिए है, माध्य किरण के लिए है। हम लोग जानते हैं विबग्योर मतलब कि बैनी या पिनाला, 7 का रंग जो विभक्त होती है, 7 रंग में माध्य किरण कौन है, येलो किरण है, पीला किरण है। याद रखना ऑब्जेक्टिव में पूछता है माध्य किरण कौन सा होता है, माध्य किरण पीला किरण को कहते हैं। तो पीला किरण का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेल्टा इज इक्वल टू ए म्यू वाई माइनस 1, फार्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं। और डेल वी की जगह पे म्यू वी माइनस 1 इंटू ए, म्यू आर की जगह पे म्यू आर माइनस 1 इंटू ए, 1 1 कट जाएगा, ए कट जाएगा, तो क्या बचेगा, म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइड बाई म्यू वाई माइनस। तो ये फार्मूला यूज करो या ये फार्मूला यूज करो या ये फार्मूला, ये फार्मूला आ गया आपका वर्ण विक्षेपण क्षमता का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक के टर्म में, ये विचलन कोण के टर्म में, और ये वर्ण विक्षेपण और विचलन कोण के टर्म में। तो ये था हमारा क्वेश्चन 1 2 3। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन 4 और 5 पढ़ेंगे। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ते हैं क्यों।
आप देखते होइएगा कि जब सूर्योदय होता है या सूर्यास्त होता है उस टाइम में सूर्य एकदम लाल की तरह दिखता है, ठीक है। यही लाल की तरह दिख रहा था, हनुमान जी को सेब समझ के उसके पीछे दौड़े दौड़े चले गए सूर्य को खाने के लिए। तो यही सूर्य क्या करता है, लाल कलर का दिखता है, एकदम लाल, रेड लाल दिखता है, ठीक है। तो आखिर क्यों दिखता है, तो ध्यान से देखो, हम लोग जानते हैं कि सूर्य की किरण जो होती है, देखो ये है आपका पृथ्वी, ठीक है, और सूर्य यहाँ है, सूर्य यहाँ है, ये मान लो सूर्योदय है तो ये मान लो सूर्यास्त है, यहाँ से ये यहाँ हो रहा है, रोटेट कर गया। अरे सन रोटेट नहीं किया भाई, अर्थ रोटेट कर गया, सन थोड़ी ना, सन अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, अर्थ उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो मान लो सूर्योदय के समय यहाँ था, सूर्यास्त के समय यहाँ आ गया, ठीक है, हम घूम के कहाँ चले आए, यहाँ चले आए। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, सन को सबसे ज्यादा ट्रैवल करना होता है, दूरी जो होती है पृथ्वी के सतह पर आने के लिए सूर्य को बहुत लंबी दूरी तय करनी होती है। और हम लोग जानते हैं कि जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडलीय सतह में आता है तो वहां पर प्रकीर्णन होता है, प्रकीर्णन होने की वजह से आसमान ब्लू कलर का दिखता था, याद आया। तो यहाँ पर प्रकीर्णन होता है। अब प्रकीर्णन जो होता है तो वैसे किरण का प्रकीर्णन होता है जिसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है, बहुत कम होता है। वैसे प्रकीर्णन होता है जिसका तरंग दैर्घ्य बहुत कम होता है। तो ब्लू कलर का तरंग दैर्घ्य जो होता है वो क्या होता है, लाल कलर की तुलना में कम होता है, जिसकी वजह से वो ज्यादा फैल जाता है। बात समझ में आया। तो होता क्या है कि प्रकीर्णन के कारण लाल कलर ज्यादा फैल नहीं पाता है, प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, इसीलिए यह ज्यादा लंबा दूरी तय करती है, क्योंकि लाल कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा हो, लाल कलर का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, और डिस्टेंस भी क्या है, ज्यादा है। तो वही तरंगे ज्यादा दूरी तय करेगी जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होता है, लाल कलर का होता है। यही वजह है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सन जो होती है, सूरज जो होती है, वो लाल कलर की दिखाई देती है। तो हमने वही लिखा है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य की किरण तिरछी होती है, इन्हें वायुमंडल का अधिकांश भाग तय करके पृथ्वी तक आना रहता है। हम जानते हैं कि वायुमंडलीय कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, चूंकि लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है तथा इसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। यही कारण है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, किसी प्रिज्म के न्यूनतम विचलन से आप क्या समझते हैं। तो हम लोग जानते हैं, याद करो, ये मेरा प्रिज्म होता था, कुछ याद आ रहा है, और ऐसा कुछ होता था, फिर ऐसे आता था, फिर ऐसे आता था, ये इंसिडेंट रे और ये इमरजेंट रे, यहाँ पे हुआ नॉर्मल, यहाँ पे हुआ नॉर्मल, ठीक है। तो ये बनता था एंगल ऑफ आई और ये बनता था इमरजेंट रे। अब हम लोग क्या कहते थे कि इसको आगे की ओर बढ़ाया, इसको पीछे की ओर बढ़ाया, तो यही हमारा क्या बनता था, विचलन कोण बनता था, याद आ रहा है। ये आपका इंसिडेंट रे और ये निर्गत रे, इस दोनों, ये आपतित किरण और ये निर्गत किरण, इस दोनों के बीच का जो कोण है वही क्या है, आपका विचलन कोण है। अब क्या हो, ऐसा हो कि निर्गत किरण और आपतित किरण एक दूसरे के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, निर्गत किरण और आपतित किरण एक दूसरे के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो ये जब बराबर होगा तो ध्यान से देखो, ये कोण घट रहा है कि नहीं घट रहा है। तो हमने क्या लिखा है, वह कोण जिस पर आपतित किरण तथा निर्गत किरण बराबर होती है उस प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण कहलाता है। वह कोण उस प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण कहलाता है, ठीक है। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, वेरी गुड। तो आज के क्लास में हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। टोटल अभी तक हम लोगों ने फिजिक्स में 15 क्वेश्चंस देख चुके हैं और 15 के 15 क्वेश्चंस अभी तक ऑप्टिक्स से आए हैं। ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, सब कुछ हम लोग लेते हुए चलेंगे। हमने पहले ही बोल रखा है कि हम लोग इस 30 दिनों में लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप, ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को डरना नहीं है, पूरी साल पढ़ाई किए चाहे नहीं किए उससे कोई मतलब नहीं है। ये 30 दिनों में जो 30 वीडियो आने वाले हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के, ऑलरेडी कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन एकेडमी के चैनल पे आ चुका है। उस वीडियो को और कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन एकेडमी के चैनल, जिसका लिंक आपको नीचे दिया गया हुआ है, और साथ में फिजिक्स विज्ञान, इस दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और इसको कंटिन्यू इस पढ़ाई पे लगे रहिए। 30 दिनों तक अपने आप को हम दोनों के हवाले कर दीजिए। उसके बाद देखिए आपका लाइफ बहुत अच्छा, आपका मार्क्स बहुत अच्छा आने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि जनवरी का जो टाइम पीरियड होगा वो आपका एडमिट कार्ड लाना, प्रैक्टिकल का एग्जाम, इस सब चीज़ों में चला जाएगा। काफ़ी लंबा टाइम जाने वाला है, तो आपके पास फिर पढ़ने के लिए मौका नहीं मिलेगा। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये दिसंबर, ये 30 दिन जो है वो आपके गोल्डन टाइम है। इस 30 दिनों में आपको शादी, विवाह, मरनी झरनी, बर्थडे तड्डे जितना भी है उस सबको थोड़ा सा नेग्लेक्ट करो यार,
क्योंकि लाइफ में ये सब चीज दोबारा हो सकता है, लेकिन ये कमबख्त 30 दिन में से एक एक दिन तुम्हारे लिए बहुत कीमती है। और उस चीज को हम लोगों ने बहुत ही इजी वे में बना रखा है, आप लोगों को ज्यादा बर्डन नहीं करना है यार। 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 5 क्वेश्चन फिजिक्स के, बस ऐसे ही तो पढ़ना है, बाकी हिंदी और इंग्लिश पे भी फोकस करना है। तो इस तरीके से पढ़ाई करना है यार, छोटे छोटे टाइम में। यार 5 क्वेश्चन याद करने में कितने टाइम लगेंगे यार, 1 घंटा 1.5 घंटा बहुत ज्यादा हो गया। लिखो, एक बार याद करने के बाद जितना टाइम हो सकता है लिखो। मैं बार बार बोल रहा हूं, लिखते लिखते एकदम फाड़ दो कॉपी को, इतना बार लिखो, इतना बार लिखो कि देखो एग्जाम में क्या होगा ना, लिखने की वजह से इतनी बार आप लिखे रहिएगा ना, दिमाग भूल जाएगा, हाथ नहीं भूलेगा, हाथ चलते रहेगा। और लिखने से क्या होगा ना, स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी, टाइम पीरियड आपको कम लगेगा, आप बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन में आप लोग क्वेश्चन को लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं, कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए। फिर कल भी आएगा फिजिक्स पार्ट रिवीजन पार्ट 4 आएगा। अभी तक हम लोगों ने 3 पार्ट को अपलोड किया है, वो तीनों पार्ट का वीडियो का लिंक आपको शुरू में आई बटन पे दिया गया हुआ है, आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 और ये है आपका पार्ट 3। तब तक आराम से वीडियो में बने रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।